चलिए, तो हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई नई चीजों को सीखते हैं। देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से कम या अधिक वेलोसिटी हो तो क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, इस तरह का कुछ सिचुएशन। इसमें हमने कुछ वेलोसिटी दिया। अब ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी, ठीक है। तो ए टू बी ये जो हमारा पॉइंट है, इसके लिए क्या सिचुएशन है। अगर आप सोचिए, आपने थोड़ा धक्का लगाया कि ये बी से ऊपर नहीं पहुंच पाए, यहां पर पहुंचे, तो क्या होगा। ये जो बॉडी होगा ना, एक पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा और ऑसिलेट करने लगेगा। करेगा कि नहीं। तो ऑसिलेशन होता है। बी तक पहुंच जाए तो भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन बी से ऊपर पहुंच जाए तो ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले ए टू बी के लिए, बी तक पहुंचने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए। तो बी पे जस्ट जाके वेलोसिटी 0 हो जाए, कोई दिक्कत है क्या। बी पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, नीचे हम लोग mg लगा दें और इधर टेंशन T लगा दें, क्या यहां पे वेलोसिटी 0 हो सकता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, T। तो T इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो T विल बिकम 0। T तो 0 हो सकता है। T को अगर आप कहिएगा कि भाई साहब T 0 हो जाइए, V को मिनिमम करना है, तो T 0 हो जाएगा, तो V क्या हो जाएगा, 0। V 0 हो गया। अब यहां पे वेलोसिटी अगर 0 हो सकता है, तो A और B के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं और देखते हैं कि यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए। मान लेते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी V0 चाहिए, मिनिमम है। तो और इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें, 0। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे हाफ m V0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0, और इस लेवल से कितना ऊपर है, r ऊपर है, या अगर लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंगे, तो l ऊपर है, तो mgl, और m से m कैंसल, v0 का वैल्यू आएगा √2gl। v0 का वैल्यू क्या आएगा, √2gl। ठीक है। अब सोचिए, अगर हमने √2gl वेलोसिटी दी तो वो बी तक पहुंचेगा। अगर हमारा वेलोसिटी लाई कर रहा है, केस 1 ले रहे हैं, केस 1, अगर वेलोसिटी लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड √2gl, तो वो पार्टिकल जो होगा वो ए से बी के रीजन में कहीं पर रहेगा और कैसा मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, ऑसिलेशन। तो पहले केस में हमारा ऑसिलेशन होता है बिटवीन बी एंड डी। दूसरा केस क्या है वो समझिए, केस 2। अगर हमारा वेलोसिटी v ग्रेटर देन √5gl होगा, ये कंडीशन था, हमने वो पहले ही निकाला है कि वो मिनिमम ऐसा वेलोसिटी जिसके लिए पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। ठीक है। अब दो केसेस तो हमने देख लिए, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। आपने जीरो से √2gl वेलोसिटी दिया, तो वो ऑसिलेशन करता है बिटवीन बी एंड बी, है ना। पहले वो ए से बी के बीच में रहेगा और उसके बाद ये इधर भी आएगा ना भाई, ऑसिलेशन करते हुए। उसके बाद दूसरा, अगर हमने वेलोसिटी √5gl से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा।
है कि नहीं। थर्ड, अब अगर उनके बीच में वेलोसिटी हो तो क्या होगा। अगर हमने रूट अंडर 2gl और रूट अंडर 5gl के बीच में वेलोसिटी यहां कुछ पहुंचा दिया तो क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो होता है। ठीक है, मतलब जहां वेलोसिटी जीरो होना था ना उससे पहले ही क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो होने से पहले क्या जीरो हो जाएगा, टेंशन। और टेंशन जीरो जैसे ही होगा ये रस्सी हो जाएगा ढीला, और अगर ये रस्सी ढीला हो गया तो ये हो जाएगा फ्री। भाई वो सर्कल में क्यों घूम रहा है, टेंशन की वजह से। रस्सी है उसको टाइट करके बांधा हुआ है। आपको एक बचपन का एक एक्सपेरिमेंट अगर सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सर्कल में घुमाइए और अचानक से रस्सी काट दीजिए, तो जिधर वो जा रहा है ना उसी के टेंजेंट के अलॉन्ग भाग जाता है। इसके पास वो टेंडेंसी है भागने की, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। क्यों, रस्सी उसको टाइट करके रखा हुआ। भाई रस्सी का लंबाई थोड़ी इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो भाग नहीं पाएगा। उसको वो घुमा लेता है, इधर बचा लेता है ना, सी की तरफ मोड़ देता है। लेकिन बीच में अगर रस्सी ढीला हो गया तब तो वो रस्सी नहीं कुछ कर पाएगा, तब ये फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया और इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम लोग का वेलोसिटी, केस 3 अभी लिखे नहीं है ना, केस 3 लिख देते हैं। अगर हमारा वेलोसिटी, ये तो हो गया ना, ये कॉपी कर भी चुके हैं आप लोग। अगर वेलोसिटी हमारा रूट अंडर 2gl से 5gl के बीच में होगा, इफ वेलोसिटी लाइज बिटवीन रूट अंडर 2gl एंड रूट अंडर 5gl, अगर इसके बीच में वेलोसिटी लाई करता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी रूट अंडर 2gl और रूट अंडर 5gl के बीच में लाई करता है तो वो B से C रीजन में जाएगा। ठीक है, B से C रीजन में जाएगा और वहां पे टेंशन जीरो होते ही, टेंशन पहले जीरो हो जाएगा और कैसा पाथ करेगा, इसके बाद करेगा पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे इसके अंदर बीच का एक वेलोसिटी ले सकते हैं, क्या चीज, रूट 4gl। क्या चीज, रूट 4gl। रूट 4gl बहुत ही स्पेशल वेलोसिटी है। याद करिए रॉड के केस में अगर आप रूट 4gl दे देते हैं तो वो सी तक पहुंच जाता है, वहां पर जस्ट जाके वेलोसिटी जीरो होता है कि नहीं, जस्ट जाके क्या होता है, वेलोसिटी। तो थ्योरेटिकली इसमें भी अगर हम रूट 4gl दें तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अगर लगाइएगा तो सी पर जाते जाते उसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, लेकिन सी पे वो जा ही नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, उससे पहले ही किसी एंगल पे टेंशन जीरो हो जाएगा और वो कैसा पाथ फॉलो कर लेगा, पैराबोलिक। तो भाई वो सी तक पहुंचेगा कैसे, है ना। तो रूट 4gl वेलोसिटी बहुत स्पेशल है, उससे देखते हैं रूट 4gl अगर देते हैं तो उससे उसका मोशन आगे फर्दर कैसा होता है, कहां पर जाके वो पैराबोलिक पाथ करने लगता है, वो हम लोग करके देखते। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। सब में फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि क्यों इसी रीजन में टेंशन जीरो होना ज्यादा चांस है। जैसे आप ए बी रीजन लीजिए, ए बी रीजन में अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, यहाँ पे ये है और आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, ये है उसका वेलोसिटी, इधर है आपका mg लगता हुआ फोर्स, ठीक। ये मतलब ऐसे आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अगर लेते हैं, इधर है टेंशन T, इधर आपका mg, ये अगर थीटा एंगल है, आप देख रहे हैं थीटा एंगल, तो अगर वो थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। अब देखिए क्या ये mg sin थीटा स्पीड को घटाएगा, हाँ स्पीड घटेगा। अगर स्पीड घटेगा तो टेंशन T माइनस mg cos थीटा जो कि प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको लिखेंगे mv स्क्वायर बाई r। तो स्पीड घटेगा तो टेंशन भी
घट जाएगा, टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। अब दूसरा, अगर इसका इस पार्ट का बना है, बी टू सी वाला फ्री बॉडी डायग्राम बना है, एमजी नीचे लग रहा है, इधर देखिए यहां पे एंगल थीटा हो, वर्टिकल के साथ एंगल, वर्टिकल थीटा एंगल हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा, तो इस बार भी डिक्रीज तो कर रहा है स्पीड, और इधर आया mg cos थीटा टेंशन t, सो t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन l। तो t जो है वो 0 है, t क्या है, हो सकता है मतलब मिनिमम करने पे, लेकिन t 0 करने से पहले एक चीज और देख लें कि यहां पर देखिए अगर सेम स्पीड के लिए देखा जाए तो टेंशन किसमें कम है और किसमें ज्यादा, ये वाला चीज, इन दोनों को कंपेयर करके, है ना। आप चाहें तो दोनों जगह आर ले सकते हैं या दोनों जगह एल ले सकते हैं। तो t प्लस एम जी कॉस थीटा और t माइनस एम जी कॉस थीटा, किसमें ज्यादा है टेंशन, इसमें ज्यादा टेंशन है कि नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो ऐड होगा ना टेंशन, और ये जाएगा उधर तो सब्ट्रैक्ट होगा, एम बी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो t इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा आएगा, और यहां पे t इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा आएगा, तो टेंशन जल्दी जीरो होने का चांस इसका, तो अगर टेंशन इसके जीरो होने का चांस ज्यादा है तो यहां गिरने का भी चांस ज्यादा है ना। अब सोचिए यहां टेंशन जीरो हो भी जाए, मान लीजिए यहां पे आता है टेंशन जीरो, तो क्या नीचे ही नहीं गिरेगा, और टाइट ही होगा रस्सी, ढीला तो नहीं होगा, फिर बाद में तुरंत टेंशन आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहां पर आते आते जीरो होता है कि नहीं, यहां पे टेंशन जीरो करके वेलोसिटी जीरो किए थे, तब ना रूट अंडर टू जी आया, लेकिन इसके बाद अगर गिरेगा अभी तो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो फिर से उसके पास टेंशन आ जाएगा, तो पैराबोलिक पाथ यहां नहीं होगा, समझ रहे हैं। यहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, वेलोसिटी भी जीरो हो जाता है, तो अब नीचे गिरना शुरू करता है, ठीक है। टेंशन जीरो हुआ, वेलोसिटी जीरो, किसी बॉडी का वेलोसिटी कहीं पर आकाश में जीरो हो गया तो कहां गिरेगा, नीचे के ऊपर, नीचे गिरेगा भाई। लेकिन तुम फ्री छोड़ दिए और उसको कुछ वेलोसिटी ऊपर ही दिए हुए, तो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक, है ना। कहीं पर ऊपर चढ़ गया और फेंक दी उसको, वो उसके जैसा हो गया ना, वो कि ऊपर चढ़ा हुआ है वो और फेंक दी उसको, तो वो पैराबोलिक पाथ जैसा, तो ऊपर में वो पैराबोलिक पाथ शो करता है, और यहां पे अगर वेलोसिटी जीरो होता है कहीं पर तो वो ऑसिलेशन करने लगता है, क्योंकि वो नीचे गिर जाता है। यहां पे वेलोसिटी पहले जीरो नहीं होता, वेलोसिटी और टेंशन साथ में जीरो हो रहा है यहां पे देखो, लेकिन यहां वाले रीजन में पहले टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी बाद में जीरो होता है, ठीक है। पहले टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी बाद में जीरो। अब सोचिए, देखिए यहां से क्लियरली दिख रहा है कि पहले टेंशन जीरो होगा फिर वेलोसिटी जीरो, क्योंकि t का वैल्यू देखिए आप क्या है, mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg cos थीटा, तो कुछ वेलोसिटी जब है उसी समय ये टर्म और ये टर्म बराबर होकर टेंशन को जीरो कर सकता है कि नहीं, पर वेलोसिटी भी जीरो नहीं हुआ। अब देखिए वेलोसिटी जीरो होने पे टेंशन नेगेटिव हो जा रहा है, अब वेलोसिटी को जीरो करिएगा गलती से तो टेंशन क्या हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है क्या, टेंशन नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, पुलिंग की जो पुशिंग फोर्स हो गया, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, रोप धक्का लगाने लगा, रोप से बांधे धक्का लगा दिए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब पहले कौन जीरो होगा, टेंशन, कन्विंस हो गए इससे कि पहले कौन जीरो होगा, टेंशन जीरो होगा, वेलोसिटी कुछ रहेगा ना, मान लो ये टर्म है 10, ये टर्म है 10 जीरो, अब अगर ये टर्म 10 है तो वेलोसिटी कुछ तो होगा, इस टर्म का वैल्यू 10 न्यूटन होगा कुछ, इस टर्म का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन mv स्क्वायर बाई एल 10 है ना, तो वहां से कुछ निकालोगे वेलोसिटी तो कुछ तो वेलोसिटी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन जीरो हो रहा है, पहले टेंशन जीरो हो रहा है, वेलोसिटी बाद में जीरो हो रहा है, बट टेंशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी को जीरो होने की जरूरत ही नहीं होगी, उसके बाद तो वो भाग जाएगा किस कैसे पाथ में, पैराबोलिक पाथ में। इसलिए पूरा कन्विंस हो गया कि हाँ बी से सी वाला पाथ जो होगा उसमें अगर बॉडी चला गया तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो सी तक नहीं पहुंच पाएगा,
यहां तक क्लियर है ना? फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना के हम दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिए कि क्यों पहला सिचुएशन में पैराबोलिक पाथ नहीं हो सकता है, दूसरे सिचुएशन में पैराबोलिक पाथ हो सकता है। अच्छा, पहला सिचुएशन अगर ए टू बी रीजन की बात करें तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। कौन जीरो होगा पहले? साथ में जीरो हो सकता है, दोनों साथ में जीरो हो सकता है, और वो भी तब जब थीटा 90 हो। देखिए यहां थीटा 90 हुआ, थीटा 90 हुआ ना, तो साथ में जीरो हो सकता है, या पहले v जीरो। देखिए एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, ये प्लस है तो आपका v जीरो हो जाएगा, तब भी टेंशन कुछ बचा हुआ रहेगा। थीटा अगर cos थीटा जीरो नहीं हो रहा है, थीटा 90 नहीं हो रहा है, तो v जीरो होने के बाद भी टेंशन कुछ बचा हुआ रहेगा। तो इसमें ढीला होने का टेंशन चांस नहीं है, ऐसा नहीं चांस है कि टेंशन जीरो हो जाए, है ना? ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो ये सब कुछ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा, बट अब मेन है कि हम लोग रूट अंडर 4 जीएल वेलोसिटी देखें कि होगा क्या। अच्छा, ये इतना कचड़ा हो गया है डायग्राम, इसको फिर से मिटाते हैं और एक बार फिर से बनाते हैं। किसके लिए? रूट अंडर 4 जीएल के लिए, ठीक है? चलिए, तो उसको एक सेपरेट क्वेश्चन बना लेते हैं कि स्ट्रिंग है ना? जितनी बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, स्ट्रिंग होगा या फिर वो उस तरह का सर्कुलर ट्रैक होगा, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वैलिड है, ठीक? तो स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, अगर रूट अंडर 4 जीएल करें, क्योंकि भाई साहब रॉड तो परेशान नहीं होता, रॉड तो जैसा मैंने टेंशन दे देता, नॉर्मल मैंने तो नॉर्मल दे देता। रूट अंडर 4 जीएल दे दिया, तो क्या ये यहां तक पहुंच पाएगा? आंसर है नो। तो क्वेश्चन है कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ, कितने एंगल पे जाकर वो पैराबोलिक मोशन करने लगेगा, ये हम लोग को बताना, ठीक है? ये हम लोग को बताना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहां थीटा एंगल पे वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो रहा है ना, समझ रहे? कुछ तो वेलोसिटी है, कुछ तो v है। यहां पे v नॉट ले लेते हैं, v नॉट इक्वल्स टू रूट अंडर 4 जीएल, वहां का वेलोसिटी v लेते हैं। क्या जीरो हो रहा है थीटा पे? टेंशन जीरो हो रहा है। क्या जीरो हो रहा है? टेंशन जीरो हो रहा है। तो यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 4gl, ठीक है? प्लस अब हमको बताना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ रहा है, तो mgl प्लस mgl cos थीटा, mgl प्लस mgl cos थीटा। आप समझ रहे हैं? यहां से यहां तक का हाइट ये l हो गया और प्लस l cos थीटा, ठीक है? बट ये जो होगा इक्वल मिल जाएगा, है ना, उधर। क्यों? इस साइड, इस लेवल पे, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं ना, ई पॉइंट ले लो, ए यहां भी लिए थे, वहां से लिए, फिर यहां लिए, तो वहां ई ले लो। तो ए और ई के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, तो ए पे कितना काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है ए पे? जीरो, क्योंकि इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं। अब उस लेवल पे गए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ है, कितना है? mgl प्लस mgl cos थीटा, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है क्या? हाँ है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी निकालना है हम लोग, तो देखिए ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 2mgl और माइनस mgl और माइनस mgl cos थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2mgl माइनस mgl मतलब mgl हो जाएगा, और माइनस mgl cos थीटा है, तो mgl 1 माइनस cos थीटा, ये आएगा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को चाहिए, या ये करें वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू निकाल लो, एल उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2g 1 माइनस cos थीटा, ये 2g 1 माइनस cos थीटा।
अब एक बार जब इतना हो गया v²/L का वैल्यू, अब हम लोग इसका यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना। नीचे लग गया mg, इधर लग गया टेंशन T, ये हमने एंगल थीटा माना है, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा। तो बेसिकली T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L होगा, और ये वो पॉइंट ले रहे हैं जहां टेंशन 0 है। तो बेसिकली mg cos थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, है ना, v²/L का वैल्यू पुट कर दे रहे, ट्वाइस mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। mg से mg कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 and hence theta equals to cos inverse 2/3. Is it clear? इतने एंगल पे cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 या थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3, इस एंगल पे जब वो जाएगा तो वहां पे अब वो फ्री हो गया, टेंशन 0 हो गया है, पर इसके पास अभी भी कुछ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इतना है, इससे आप निकाल सकते cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है वेलोसिटी आप पता चल जाएगा। v² इक्वल्स टू 2gl इंटू 1 माइनस 2/3, है ना, तो 1/3 इतना वेलोसिटी है, इसका आप रूट करिएगा तो वेलोसिटी निकलेगा। एक बार ये वेलोसिटी आ गया, इसके पास वेलोसिटी भी है और टेंशन 0 भी हो गया, इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। समझ में आया? जल्दी से कॉपी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल का बेसिक्स कर लिए, कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, बट मोस्टली जो थ्योरी पार्ट था, जितना जानना था वो हो गया। कुछ क्वेश्चन जो और बचा हुआ है वर्क एनर्जी पावर के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना, वहां भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग का काम भी हो गया। अब देखिए, एक और चीज जो पूछा जाता है वो ये है कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड से, है ना, कांस्टेंट स्पीड से इस ट्रैक में चल रहा है, फ्रिक्शन रिएक्शन की वजह से चल रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, वेरिएबल फ्रिक्शन है मान लो, है ना, नहीं तो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ना चाहिए ऑलमोस्ट, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जब वो इन 3 जगहों पे जाता है, ए पर, बी पर और सी पर, तो हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन एट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट बी और नॉर्मल रिएक्शन एट सी, इन तीनों में कौन कैसा होगा वो बताना है हम लोग। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट सी, इन तीनों में कौन कैसा होगा वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करें, देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ए पे उसी ब्लॉक का मास m है, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और ऐसे लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो n माइनस mg इक्वल्स टू mv² अपॉन r। कुछ तो रेडियस होगा ना उस सर्कल का, और क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, और वो इसलिए क्योंकि सर्कल ऊपर की ओर है, सेंटर की तरफ ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो n जो आया वो कितना आया, mg प्लस mv²/r। कौन ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन है? ऑब्वियस है कि ये नॉर्मल रिएक्शन एट ए
mg से तो बड़ा होगा ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन एट ए mg से तो बड़ा होगा, ऐड हो रहा है ना उसमें mv स्क्वायर भैया। अब b की बात करें तो b के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है नीचे, तो ये आएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। So this implies n equals to mg minus mv स्क्वायर बाई r। मतलब b के केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg से छोटा है, और c के केस में देखें तो केवल नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। तो n माइनस mg इक्वल टू 0। क्यों नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई, वहां सर्कल ही नहीं है, सर्कुलर पाथ ही नहीं, तो n का वैल्यू कितना होगा mg। अब बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन कहां ज्यादा हुआ। ऑब्वियस है कि नॉर्मल रिएक्शन एट ए इज ग्रेटेस्ट, उससे छोटा नॉर्मल रिएक्शन एट सी और सबसे छोटा नॉर्मल रिएक्शन एट बी। तो ऑर्डर ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एट ए ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन एट सी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन एट बी। आया समझ में? जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग को देखना है ये क्वेश्चन, मास m है, इसको यहां रिलीज करते हैं, हल्का जेंटल पुश देते हैं। क्या देते हैं? जेंटल पुश। इफ वी प्रोवाइड अ जेंटल पुश एट, और ये किसी थीटा एंगल पे पहुंचता है, नॉर्मल रिएक्शन अगर डिक्रीज करके जीरो हो जाए, क्या हो जाए? नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होके जीरो हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस स्फीयर का साथ छोड़ दे और गिर जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हमको बताना है कि फाइंड द थीटा फॉर विच द ब्लॉक स्लिप्स ऑफ द हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर से स्लिप ऑफ हो जाता है ब्लॉक, तो कितने थीटा पे ऐसा होगा। अब चलिए इसको बना के देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाए, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है क्योंकि जेंटल पुश दे रहे हैं, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है ना। अब उससे नीचे जब आएगा कोई बॉडी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव माइनस mgh। तो यहां पे कुछ वेलोसिटी v मान लो, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ना, उससे नीचे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो माइनस mg इंटू कितना नीचे गए? r माइनस आर कॉस थीटा नीचे गए। कैसे पता सर? तो देखिए ये r है ना, ये यहां से यहां तक पूरा r है, और इस r का इतना कंपोनेंट r cos थीटा है, तो ये r माइनस आर cos थीटा है, तो m से m कट जाएगा, v स्क्वायर बाई r का वैल्यू आ जाएगा 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये v स्क्वायर बाई r का वैल्यू है ना। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से हमने रूट अंडर 4gl वाला क्वेश्चन बनाया था। अब हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। वेलोसिटी, सॉरी, ऑब्जेक्ट का मास m है, नीचे mg लग रहा होगा, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया
mg sin थीटा और इधर है नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या आएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर वहां पे 0 हो रहा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा निकालना है, तो नॉर्मल 0 कर लिए, तो mg cos थीटा मस्ट बी प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r का वैल्यू पुट कर लो, तो mg cos थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r का वैल्यू 2g into 1 minus cos theta, so mg cancel, cos theta equals to 2 minus 2 cos theta, and this will become 3 cos theta equals to 2, theta again comes out to be cos inverse 2 by 3। मतलब आप यहां से ये समझ लीजिए कि जहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा वहां से भी सरफेस से छूटने का चांस है, जैसे हम लोगों ने देखा कि टेंशन 0 होने से भी सरफेस से छूटने का चांस रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो भी वो सरफेस से छूट जाएगा, ट्रैक से हट जाएगा। अब ट्रैक से हट के क्या करेगा, वही प्रोजेक्टाइल करेगा, भाग जाएगा वही, है ना, तो उस तरह से मोशन होगा। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन बना इसी तरह का, मान लीजिए कि एक साइक्लिस्ट चल रहा, ठीक है, किस तरह के रोड में, ऐसा रोड है ना, रेडियस दोनों तरफ बराबर है, और वो इस तरह से ब्रेक लगा के किसी भी तरीके से करके चल रहा है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट है ना, इस तरह से। तो यहां पे उसका एक सेंटर होगा और यहां के बाद ये वाला सर्कल शुरू हो जा रहा है, यहां पे एक सेंटर होगा, तो हम लोग को ये बताना है कि कहां पे उसके स्लिप होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि स्लिप होने का चांस ज्यादा कहां पे रहेगा। आपको याद रखना है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी वजह से स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक बीच में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ मतलब ये पॉइंट ए ले लें, ये पॉइंट बी ले लें, ये पॉइंट सी ले लें, ये पॉइंट डी ले लें और ये पॉइंट ई ले लें, सेम स्पीड से जा रहा है। तो साइक्लिस्ट है लेकिन हम ब्लॉक की तरह बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आसान रहेगा। एम मान लीजिए उस समय ये वर्टिकल एंगल है थीटा, नीचे mg है और इधर है mg cos थीटा, इधर है mg sin थीटा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब देखिए हमने क्या किया, mg cos थीटा और mg sin थीटा, अब ये mg sin थीटा किसी तरह से फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा होगा तभी स्पीड घट नहीं रहा है, किसी तरह से फ्रिक्शन आगे की ओर वो लगा रहा होगा, है ना, कैसे लगा रहा होगा, पैडल मार रहा होगा तेजी से, ठीक है, तो फ्रिक्शन उसको आगे बढ़ा रहा है, स्पीड एक्सीलरेट कर रहा है। अब पैडल मारने से खुद एक्सीलरेट नहीं कर जाता, फ्रिक्शन उसको एक्सीलरेट करता है, फ्रिक्शन उसको मोशन देता है। तो mg sin थीटा इधर हमको फोर्स मिल रहा है तब उसकी वजह से स्पीड बढ़ रहा है, नहीं तो स्पीड घटता नेचुरली, अगर ब्लॉक को ऐसे छोड़ देंगे, धक्का देके छोड़ देंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, स्पीड उसका घटेगा, कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाएगा, स्पीड घटेगा उसका। नॉर्मल रिएक्शन इधर है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो थीटा वेरी कर रहा है, थीटा की वजह से नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, है ना। आप देखिए स्पीड कांस्टेंट है तो इधर है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन,
mg cos theta minus normal reaction is equal to mg cos theta minus normal reaction is equal to mv square upon r. ठीक है, is equals to mv square upon r. तो नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल विल बी mv square upon r. नहीं, नॉर्मल उधर जाएंगे तो mv square by r तो डिक्रीज होगा, घटेगा. So n will be equal to mg cos theta minus mv square upon r. अब हमको आप बताइए क्या mv square by r कांस्टेंट है? बिल्कुल. r फिक्स है, फिक्स रेडियस का सर्कल है, फिक्स्ड उसका स्पीड है. क्या बदलना है? mg cos थीटा. उसमें m नहीं बदल रहा है, g नहीं बदल रहा है, केवल cos थीटा बदल. थीटा घटेगा तो mg cos थीटा बढ़ेगा. थीटा घटेगा तो mg cos थीटा बढ़ेगा, क्योंकि cos थीटा बढ़ता है ना भाई. जितना छोटा एंगल हो cos 0 क्या 1 मैक्सिमम होता है उस समय, है कि नहीं? तो इसीलिए जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है a to b में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है. तो इस रीजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस स्लिप होने का कहां है? ए पर, क्योंकि यहां सबसे कम है मिनिमम नॉर्मल. इसके बाद तो नॉर्मल लगातार बढ़ेगा ना, एंड नॉर्मल विल बिकम मैक्सिमम हियर, क्योंकि वहां पे cos थीटा जो हो जाएगा वो थीटा 0 हो जाएगा. थीटा 0 cos थीटा 0 cos थीटा 1, वो मैक्सिमम हो गया नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इस रीजन में बनाते हैं. अगर बी टू सी रीजन में बनाएंगे, ये थीटा है. अच्छा, ये बड़ा वाला एंगल जो है उसको अल्फा मान लो, कुछ भी. इधर mg है, इधर थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा mg sin थीटा. ठीक है, mg cos थीटा mg sin थीटा. अब mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा जो है वो बैलेंस हो रहा होगा फ्रिक्शन से. ब्रेक लगा दिया होगा ना भाई, अब फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो स्पीड कांस्टेंट, वो बैलेंस हो रहा है. अब हम लोग mg cos थीटा की बात करें. अगेन यहां mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू यहां पे क्या हुआ? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r. ये अगेन कांस्टेंट mv स्क्वायर बाई r. मतलब एक्सप्रेशन तो सेम ही आ गया, चलो कोई बात नहीं. लेकिन अंतर क्या है? इसमें थीटा डिक्रीज कर रहा था, cos थीटा इंक्रीज कर रहा था, नॉर्मल इंक्रीज कर रहा था. लेकिन इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है, cos थीटा डिक्रीज कर रहा है, और नॉर्मल भी डिक्रीज कर रहा है. नॉर्मल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो नॉर्मल डिक्रीज करेगा तो जब वो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, सी से जस्ट पहले, सी पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है. सी क्या है? पॉइंट ऑफ. इस तरह का अपवर्ड कॉन्वेक्स से अपवर्ड कॉन्केव टाइप का शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा? सर्कल का ट्रांजिशन वहीं पे तो हो रहा है. तो सी से जस्ट पहले वो पॉइंट होगा जहां पे उसका मन करेगा कि हम स्लिप कर लें. मतलब मन नहीं करेगा, वहां पे सिचुएशन ऐसा आएगा कि स्लिप होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? तो सी से जस्ट पहले का पॉइंट. अच्छा, सी से डी वाले रीजन में आप अगर बनाइएगा ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको पता चल जाएगा कि सी के जस्ट बाद क्या होगा. अगर सी पे स्लिप नहीं किया तो उसके बाद क्या. ऐसा भी हो सकता है कि सी पे स्लिप नहीं करेगा. ऐसा थोड़ी जरूरी है कि नॉर्मल 0 हो ही जाएगा. cos थीटा डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तब भी नॉर्मल 0 नहीं हो. ये मान लो 2 न्यूटन और ये मान लो 10 न्यूटन. ये घटता जा रहा है, घट के 5 ही रह गया.
अब 5 रह गया, उसके बाद इस फेज में आ गया तो थोड़ी सी पे 0 हो जाएगा। सी पे नॉर्मल 0 नहीं हुआ है ना, ये 5 है, वो 2 है, 5 - 2 3 रह गया नॉर्मल अभी भी। एग्जाम्पल बता, अब सी से डी वाले रीजन में जाएंगे और फिर से एंगल थीटा लेंगे। आप समझ रहे हैं कि इधर और इधर हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम सिमिलर बनेगा, तो फिर उधर नहीं बनाएंगे। mg इधर थीटा, तो इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां अगर आप देखिएगा तो इक्वेशन बनेगा नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई l। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l, n इक्वल्स टू कितना, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। r लिख सकते हैं, r लिख लेते हैं, जो सोचेगा r लिखें तो यहां लिखेंगे। अब देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन का क्या सिचुएशन है, 0 होने का चांस ही नहीं। प्लस है ना भाई, cos थीटा तुम डिक्रीज करा सकते हो, इंक्रीज करा सकते हो, mv स्क्वायर बाई r तो हमेशा रहेगा ना, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r है। तो जैसे ही c को ये क्रॉस कर जाता है ना, ये ट्रांजिशन इसका जैसे ही क्रॉस हुआ, इसके बाद इसके 0 होने का चांसेस खत्म हो जाता है। अब ये नहीं गिरेगा, स्लिप ऑफ नहीं। और हम लोग देखे भी थे ना वो मोशन इन वर्टिकल सर्कल वाले में भी, कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें तो ऑसिलेट करता रहता है, जब ऊपर जाता है तब ना उसके पैराबोलिक होने का चांसेस बनता है ना। तो गिरने का चांसेस ऊपर वाले पोर्शन में ही रहता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस स्टार्ट कर रहा है वो, और दूसरा सी पहुंचने से जस्ट पहले। इज इट क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ सर्कुलर मोशन में आ गए हैं। जैसा मैंने बताया वर्क एनर्जी पावर में कुछ और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को करेंगे, वर्टिकल सर्कल स्पेशली। बट अब हम लोग का जो एक और चीज बच गया है वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन रोड। रोड पे आप देखते होंगे साइक्लिस्ट, कि जब साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे जाता है क्या होता है भाई साहब, यार ये बन क्यों नहीं रहा, ऐसा साइक्लिस्ट वो बेंड कर जाता है ना। आप देखते होंगे ना वो अब सेंटर की तरफ वो साइक्लिस्ट जो है वो अपने साइकिल को बेंड कर लेता है, ऐसा सर्कल में घूम रहा है तो ऐसे बेंड कर लेता है। क्यों बेंड करता है, आप देखते हैं ऐसे ऐसे घूमना। या एरोप्लेन को भी देखते होंगे कि जब उसको घूमना रहता है, टर्न होना होता है तो ऐसे बेंड हो जाता है। ऐसे बेंड होना क्या जरूरी है? या आप देखते होंगे दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला जो होता है वो भी हल्का सा बेंड हो जाता है। क्यों बेंड होना जरूरी है? क्योंकि जब वो बेंड करता है ना तो वो जो प्लेन है, जिस प्लेन के साथ वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, उसको परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करता है। देखिए हमेशा आप चल रहे होते हैं तो ये आपका प्लेन है, आप पे ये प्लेन है, आप पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जिस प्लेन के साथ आप कांटेक्ट में है ना उसके परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे दो ब्लॉक है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, इस प्लेन के साथ कांटेक्ट में, ये प्लेन है जिसमें के साथ वो कांटेक्ट में, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आपको वेज रहता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाता है कि जिस प्लेन पे आप हैं, जहां पे वो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब साइक्लिस्ट जब सीधा जा रहा होता है तो प्लेन जो है ये वाला प्लेन है उसके कांटेक्ट में, तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता है जो साइक्लिस्ट के एनर्जी को बैलेंस करता है। लेकिन अब जब उसको सर्कल में घूमना है तो थोड़ा बहुत अगर बड़ा सर्कल हुआ, बहुत कम स्पीड से जा रहा है तो सीधा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, है कि नहीं। लेकिन अगर छोटा सर्कल है, बहुत स्पीड से जा रहा है, तो उसको बेंड करना ही पड़ेगा, और ज्यादा बेंड हुआ तो गिरना भी पड़ सकता है कि नहीं भाई। तो वो इसीलिए क्योंकि वो चाह रहा है कि mg तो चलो भाई नीचे लग रहा है,
लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऊपर नहीं लग के इधर लगे, और नॉर्मल रिएक्शन वैसे लगता है, कमाल का चीज होता है। ये एंगल थीटा हो गया, इधर लग गया n cos थीटा, और इधर हो जाता है n sin थीटा। अब अगर ये n पूरा वर्टिकल होता तो खाली mg बैलेंस करता, लेकिन जब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, नॉर्मल जब ऐसे ही लग रहा है, n का जो दूसरा कंपोनेंट है n sin थीटा, वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड हेंस n sin थीटा must be equal to mv square by r, और n cos थीटा must be equal to mg। कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड कर लेना है, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये पहले भी बताया ना, याद करके रखना है ये इक्वेशन, v स्क्वायर बाई r जी है ना, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r जी। तो ये साइक्लिस्ट ऑफ फ्लूइड का भी यही फॉर्मूला। उसके अलावा अगर बेंडिंग ऑफ प्लेन बोलेगा तो भी सेम फॉर्मूला भाई, नॉर्मल रिएक्शन की जगह उसमें अपलिफ्ट हो जाएगा, जो फोर्स